एक बहुत बड़ा झटका। सहारा इंडिया परिवार का उदय और पतन। यह कहानी एक ऐसे कंग्लोमरेट की है जिसने भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को हिलाकर रख दिया। सहारा इंडिया परिवार स्कैम ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। यह स्कैम न केवल फाइनेंशियल वर्ल्ड में बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। इसने देश के फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। यह एक ऐसा समय था जब लोगों का विश्वास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर से उठने लगा था। स्कैम में बहुत सारी कंपनीज का जाल था। यह जाल इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे समझना और अनरावल करना बहुत मुश्किल था। इसके केंद्र में सहारा ग्रुप था। यह ग्रुप अपने विशाल बिजनेस एम्पायर के लिए जाना जाता था। इस कंग्लोमरेट का बिजनेसेस का बहुत बड़ा नेटवर्क था। इसमें रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई सेक्टर्स शामिल थे। लाखों इंडियंस ने अपनी सेविंग्स इस ग्रुप को सौंपी थीं। यह विश्वास का एक बड़ा प्रतीक था जो बाद में टूट गया। स्कैम का पैमाना बहुत बड़ा था। यह एक ऐसा घोटाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसने स्ट्रांग फाइनेंशियल रेगुलेशंस की जरूरत को दिखाया। सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा। इसने इन्वेस्टर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को भी रेखांकित किया। लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व को समझना पड़ा। यह कहानी फाइनेंशियल मैलप्रैक्टिस के बुरे नतीजों की याद दिलाती है। यह एक चेतावनी है कि कैसे गलत फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। यह ऐसे सहारा स्कैम की डिटेल्स में जाता है। इसमें उन इंट्रिकेट डिटेल्स को एक्सप्लोर किया गया है जो इस घोटाले को समझने के लिए जरूरी हैं। यह उन फैक्टर्स को एग्जामिन करता है जिनकी वजह से इसका डाउनफॉल हुआ। इसमें मैनेजमेंट की गलतियों और रेगुलेटरी फेलियर्स को भी हाईलाइट किया गया है। हम रेगुलेटर्स के रोल, लीगल बैटल्स और इन्वेस्टर्स पर इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई स्टेक होल्डर्स शामिल थे। अंत में हम इस एपिसोड से वैल्यूएबल लेसन्स सीखना चाहते हैं। ये लेसन्स न केवल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि रेगुलेटर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हम देखेंगे कि इंडिया अपने फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकता है और इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो समय के साथ इवॉल्व होती रहेगी। छोटी शुरुआत और तेजी से ग्रोथ। सहारा की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसने छोटे से शहर से शुरू होकर पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। सहारा का सफर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से शुरू हुआ। गोरखपुर, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, वहीं से इस कंपनी ने अपने कदम बढ़ाए। साल था 1978। यह वह समय था जब भारत में आर्थिक और सामाजिक बदलाव की लहरें उठ रही थीं। सबराटा रॉय, एक कैरिस्मैटिक एंटरप्रेन्योर, ने कंपनी की नींव रखी। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने सहारा को एक नई दिशा दी। उन्होंने एक चिट फंड स्कीम से शुरुआत की। यह एक ऐसी योजना थी जो छोटे निवेशकों को आकर्षित करती थी। यह स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स के लिए थी, उन लोगों के लिए जो अपने छोटे छोटे सेविंग्स को बढ़ाना चाहते थे। कंपनी ने हाई रिटर्न्स का वादा किया। यह वादा उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक था जो अपने पैसे को सुरक्षित और लाभकारी तरीके से निवेश करना चाहते थे। यह आम लोगों में, खासकर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जहां फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज कम थीं, जल्दी पॉपुलर हो गई। सहारा ने उन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाई जहां बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पाती थीं। सहारा का बिजनेस मॉडल ट्रस्ट और एक्सेसिबिलिटी पर बेस्ड था। यह विश्वास और पहुंच का एक अनूठा मिश्रण था जिसने इसे सफल बनाया। इसने खुद को आम आदमी का दोस्त बताया। यह एक ऐसा ब्रांड बन गया जो लोगों के दिलों में बस गया। कंपनी ने तेजी से एक्सपैंड किया। यह विस्तार न केवल भौगोलिक था बल्कि विभिन्न उद्योगों में भी था। इसने अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया। सहारा ने मीडिया, रियल एस्टेट और एविएशन जैसे क्षेत्रों में भी अपने कदम रखे। इनमें मीडिया, रियल एस्टेट और एविएशन भी शामिल थे। यह विविधता सहारा की ताकत और उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। सहारा का ब्रांड एम्बिशन और सक्सेस का सिनोनिम बन गया। यह एक ऐसा नाम बन गया जो सफलता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। इसका मार्केटिंग हर जगह था। सहारा का प्रचार प्रसार हर कोने में दिखाई देता था। कंपनी ने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया। यह स्पॉन्सरशिप सहारा की लोकप्रियता को और बढ़ाने में मददगार साबित हुई। इसके पास एक फॉर्मूला 1 टीम भी थी। यह सहारा की वैश्विक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। लेकिन इस प्रॉस्पेरिटी के पीछे कुछ क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस थीं। ये वे प्रथाएं थीं जो आगे चलकर कंपनी के लिए समस्याएं खड़ी कर सकती थीं। ये प्रैक्टिसेस आगे चलकर ग्रुप के डाउनफॉल का कारण बनी। सहारा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के साथ साथ पारदर्शिता और ईमानदारी भी महत्वपूर्ण है।
ताश के पत्तों का घर, ओएफसीडी स्कीम और रेगुलेटरी ओवरसाइट्स। सहारा स्कैम के सेंटर में इन्फेमस ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या ओएफसीडीज थीं। ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पब्लिक में एग्रेसिवली मार्केट किए गए थे। इन्होंने ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स का वादा किया। लाखों स्मॉल इन्वेस्टर्स जल्दी पैसा कमाने के लालच में अपनी सेविंग्स इन ओएफसीडीज में लगा दी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सहारा ने ये ओएफसीडीज बिना प्रॉपर रेगुलेटरी ओवरसाइट के इश्यू किए। उन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या एसईबी, जो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर है, को बाईपास किया। ट्रांसपेरेंसी की कमी ने वार्निंग बेल्स बजाईं। एसईबी का रूल है कि पब्लिक ऑफरिंग्स करने वाली कंपनीज को अपनी सिक्योरिटीज रजिस्टर करानी चाहिए और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को डिटेल्स देनी चाहिए। सहारा का इन रेगुलेशंस को फॉलो न करना एक वार्निंग साइन होना चाहिए था। फिर भी कंपनी सालों तक बिना किसी रोक टोक के ऑपरेट करती रही, जिससे इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लूपहोल्स दिखाई दिए। 2010 में एसईबी ने आखिरकार सहारा के ओएफसीडी स्कीम की जांच करने का फैसला किया। यह निर्णय तब लिया गया जब कई शिकायतें और संदेहास्पद गतिविधियों की रिपोर्टें सामने आईं। रेगुलेटर को शक था कि कंपनी सिक्योरिटीज लॉज तोड़ रही है। एसईबी ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम गठित की, जिन्होंने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। एसईबी की इन्वेस्टिगेशन में शेल कंपनीज और ड्यूबियस ट्रांजैक्शंस का एक कॉम्प्लेक्स वेब सामने आया। यह जांच और भी जटिल हो गई जब कई लेयर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और मल्टीपल एंटिटीज का पता चला। यह साफ हो गया कि सहारा पब्लिक से इलीगली पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये स्कीम इतनी बड़ी थी कि इसमें लाखों इन्वेस्टर्स शामिल थे, जिनमें से अधिकांश छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से थे। एसईबी की फाइंडिंग्स बहुत खराब थीं। उन्होंने पाया कि सहारा ने इन्वेस्टर्स को गुमराह किया और उन्हें झूठे वादे किए। रेगुलेटर ने पाया कि सहारा ने अपने ओएफसीडी स्कीम के जरिए 30 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर्स से 24,000 करोड़ रुपए, लगभग $3 बिलियन इकट्ठे किए थे। ये राशि इतनी बड़ी थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा कंपनी फंड्स के सोर्स, प्रोसीड्स के यूज या डिबेंचर्स को बैक करने वाले एसेट्स के बारे में पूरी जानकारी देने में नाकाम रही। यह स्पष्ट था कि सहारा ने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को छुपाने की कोशिश की थी। एसईबी ने कंक्लूड किया कि सहारा के एक्शंस कैपिटल मार्केट रेगुलेशंस और इन्वेस्टर ट्रस्ट का वायोलेशन थे। यह एक गंभीर मामला था जिसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नींव को हिला दिया। रेगुलेटर ने सहारा को इन्वेस्टर्स का पैसा इंटरेस्ट के साथ तुरंत वापस करने का ऑर्डर दिया। यह आदेश इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए था, ताकि उन्हें उनके हार्ड अर्न्ड मनी का नुकसान न हो। यहीं से सहारा और इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बीच एक लंबी लीगल बैटल शुरू हुई। यह कानूनी लड़ाई कई सालों तक चली, जिसमें कई ट्विस्ट्स और टर्न्स आए, और यह मामला इंडियन जुडिशियरी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। सहारा ने एसईबी के ऑर्डर को अलग अलग कोर्ट्स में चैलेंज किया। कंपनी अपनी इनोसेंस पर अड़ी रही। उसने दावा किया कि उसने सभी रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसईबी के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने सहारा को इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने का ऑर्डर दिया। जब सहारा कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने में फेल हुई तो सिचुएशन और बिगड़ गई। 2014 में सहारा एम्पायर के चेहरे सुब्राटा रॉय को अरेस्ट कर लिया गया। इससे पूरे देश में हलचल मच गई। इतने बड़े बिजनेस टाइकून की गिरफ्तारी पहले कभी नहीं हुई थी। इसने सहारा के खिलाफ लगे आरोपों की सीरियसनेस को दिखाया। लीगल बैटल सालों तक चलती रही। रॉय कई साल जेल में रहे। उन्हें 2016 में पैरोल पर रिलीज किया गया। सहारा स्कैम का लाखों आम इंडियंस पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा। बहुत से स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स थे। उन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स सहारा के स्कीम्स में लगा दी थीं, हाई रिटर्न्स के लालच में और कंपनी की बनाई हुई ट्रस्टवर्दी इमेज के बहकावे में आकर। जब स्कैम सामने आया और सहारा को पैसा वापस करने का ऑर्डर दिया गया तो ये इन्वेस्टर्स मुश्किल में पड़ गए। बहुत लोगों का फाइनेंशियल रूइन हो गया। सालों की मेहनत की कमाई रातों रात खत्म हो गई। इमोशनल टोल बहुत ज्यादा था। इस स्कैम ने सहारा ग्रुप के बड़े बिजनेस एम्पायर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। कभी बहुत पावरफुल कंग्लोमरेट क्रम्बल होने लगा। इसके एसेट्स फ्रीज कर दिए गए। इसके बिजनेसेस बंद होने लगे। जो ब्रांड कभी सक्सेस का सिनोनिम था, वो कॉर्पोरेट ग्रीड और डिसीट का नाम बन गया।